ये एक ऐसा विश्लेषण है जो भारत के दो सबसे बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के पिछले 100 सालों के सफर को बिल्कुल आमने सामने रखता है। और हाँ, याद रखिएगा, आज हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे ना, वो पूरी तरह से मूल लेखक के नजरिए और उनके तर्कों पर आधारित है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस इस थॉट प्रोवोकिंग सामग्री को डिकोड कर रहे हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। लेखक अपने लेख की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रास्ट के साथ करते हैं। एक तरफ वो कार्ल मार्क्स के जन्मदिन का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी भारत में अपने आखिरी बचे हुए प्रांतीय गढ़ से भी सिमटती जा रही है। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ आरएसएस है, जो अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और जिसका देशव्यापी विस्तार मतलब एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुका है। यही कॉन्ट्रास्ट हमारी आज की इस चर्चा का बेस है। तो हमारा ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा है। पहला, 1925 में इन दोनों की नींव। दूसरा, समय के साथ इनके रास्ते कैसे अलग हुए। तीसरा, आरएसएस की जमीनी कार्यप्रणाली। और अंत में आज के चुनावों पर इसका प्रभाव। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। 1925 की दो नींव, यानी इनकी समानांतर शुरुआत। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि कैसे ये सोर्स ग्लोबल घटनाओं को हमारी लोकल हिस्ट्री से जोड़ता है। देखिए, 1917 की सफल रूसी क्रांति के बाद पूरी दुनिया में कम्युनिज्म की लहर थी। उसी लहर पर सवार होकर 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। और दिलचस्प बात देखिए, ठीक उसी साल नागपुर में आरएसएस की भी स्थापना हुई, लेकिन उसकी शुरुआत एकदम अलग और बिल्कुल गुमनाम थी। लेखक इन दोनों की शुरुआत के बीच का फर्क बहुत ही साफ तरीके से दिखाते हैं। कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखने के लिए देश भर के सैकड़ों जाने माने बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोग इकट्ठा हुए थे। उनके पास कार्ल मार्क्स की ग्लोबल विचारधारा थी। और दूसरी तरफ नागपुर में आरएसएस की शुरुआत महज एक मेडिकल स्टूडेंट और उसके 15-20 स्थानीय दोस्तों ने मिलकर की थी। मतलब शुरुआत से ही दोनों के संसाधनों और पहुंच में जमीन आसमान का अंतर था। अब आते हैं भाग 2 पर, समय के साथ विपरीत प्रक्षेप वक्र, यानी एक सदी का परिणाम। देखते हैं आजादी के बाद इन्होंने कैसे बिल्कुल अलग रास्ते चुने। आजादी के बाद क्या हुआ, इसे लेकर लेखक का दावा एकदम क्लियर है। एक तरफ कम्युनिस्ट थे, जिन्हें रूस और चीन जैसी महाशक्तियों का सपोर्ट था और भारतीय संस्थानों पर उनका गहरा प्रभाव था। और दूसरी तरफ आरएसएस, जिसे नागपुर के बाहर लगभग कोई जानता तक नहीं था। सोर्स के मुताबिक उन्हें सरकारी बैन, उत्पीड़न और मजाक का सामना करना पड़ा। लेकिन आज तस्वीर क्या है? लेखक के अनुसार जो कम्युनिस्ट कभी इतने ताकतवर थे, वो एक छोटे से कोने में सिमट गए हैं, जबकि आरएसएस ने पूरे देश में अपनी पूर्ण उपस्थिति दर्ज करा ली है। और यहीं से लेखक का सबसे बड़ा सवाल उठता है। वो विचारधारा जो पूरी दुनिया को बदलने का सपना लेकर आई थी, वो सिकुड़ क्यों गई? और वो समूह जो एक छोटे से शहर से बिना किसी बड़े सपोर्ट के शुरू हुआ था, वो पूरे देश के हर कोने में कैसे फैल गया? इसी को सोच ने एक पूर्ण भौगोलिक उलटफेर कहा है। तो ऐसा हुआ कैसे? इसके लिए चलते हैं भाग 3 पर, आरएसएस की जमीनी कार्यप्रणाली और धरातल से निर्माण। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि कैसे दो अलग अलग अप्रोच बिल्कुल अलग नतीजे देते हैं। सोर्स का तर्क है कि कम्युनिस्टों का पूरा फोकस बड़े सभागारों और यूनिवर्सिटीज में बैठकर थ्योरेटिकल डिबेट्स करने और वैचारिक क्रांतिकारी बनाने पर था। लेखक के अनुसार इससे अंत में सिर्फ भारी आपसी कलह पैदा हुई। लेकिन आरएसएस, उन्होंने इन सब सैद्धांतिक बहसों से खुद को एकदम दूर रखा। उन्होंने आर्टिफिशियल माहौल बनाने के बजाय चुपचाप ग्राउंड पर जाकर सोशल वर्क किया और लोगों के साथ सीधा प्यार भरा संपर्क बनाया। इस पूरी अप्रोच के सेंटर में एक ही कॉन्सेप्ट था, जिसे सोर्स व्यक्ति निर्माण कहता है। लेखक का मानना है कि सत्ता के पीछे भागने या दिखावटी प्रचार करने के बजाय आरएसएस ने व्यक्तियों को गढ़ने पर फोकस किया। और उनका तर्क है कि व्यक्ति निर्माण की यही छोटी छोटी पाठशालाएं समय के साथ मानव विकास की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गईं। इस सक्सेस के पीछे लेखक कुछ बहुत ही खास बातों को पॉइंट आउट करते हैं। जरा सोचिए, हजारों हाई एजुकेटेड युवा अपना कंफर्टेबल जीवन छोड़कर आजीवन अविवाहित प्रचारक बन जाते हैं। उनका बस एक ही लक्ष्य होता है, अपना पूरा जीवन संगठन के काम को देना। और उनके साथ जुड़ते हैं लाखों आम गृहस्थ जो रोज अपना समय निकालते हैं, वो भी बिना किसी दिखावे या प्रोपेगेंडा के। लेखक की नज़र में यही निस्वार्थ समर्पण इस संगठन की असली ताकत है। यहाँ सोर्स एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपना राजनीतिक चश्मा उतार कर देखें तो आप समझेंगे कि आरएसएस का दर्शन क्या है। उनका मानना है कि हिंदू समाज का संगठन किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के भले के लिए है।
समाज का भला होगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा और फाइनली इससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। अब देखते हैं भाग 4, आधुनिक चुनावों पर इसका प्रभाव, यानी राष्ट्र निर्माण के परिणाम। चलिए इसे कनेक्ट करते हैं कि ये सब आज के इलेक्शन से कैसे जुड़ता है। सोर्स का लॉजिक बहुत क्लियर है। स्टेप 1, दशकों तक चुपचाप जमीनी सामाजिक कार्य और व्यक्ति निर्माण करना। इसका रिजल्ट होता है स्टेप 2, एक संगठित सामाजिक ताकत का बनना। और लेखक का तर्क है कि स्टेप 3 यानी राजनीतिक और चुनावी सफलता, वो तो बस इस लंबी प्रोसेस का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की सफलता को इसी का एक एग्जाम्पल माना है। यहाँ लेखक एक बहुत ही स्पेसिफिक दावा करते हैं। उनका मानना है कि बंगाल में बीजेपी ने कड़ा राजनीतिक संघर्ष जरूर किया, कार्यकर्ताओं ने बलिदान भी दिए, लेकिन उस ऐतिहासिक बदलाव का जो असली बेस था वो आरएसएस स्वयंसेवकों की 8 दशकों लंबी सतत साधना, यानी उनकी कंटिन्यूअस साइलेंट तपस्या थी। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट ये है कि सोर्स राजनीति और राष्ट्रनीति के बीच का फर्क समझाता है। राजनीति तात्कालिक होती है, सत्ता पाने के लिए किए गए छोटे-मोटे कैंपेन, लेकिन राष्ट्रनीति वो एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है जिसका फोकस कैरेक्टर और नेशन बिल्डिंग पर होता है। लेखक की भविष्यवाणी है कि क्योंकि आरएसएस इसी लंबी राष्ट्रनीति पर काम करता है, इसलिए केरल और तमिलनाडु उनके अगले अनिवार्य राजनीतिक पड़ाव होंगे। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद ये सोर्स हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सचमुच लंबे समय तक किया गया खामोश राष्ट्र निर्माण शॉर्ट टर्म चुनावी अभियानों की तुलना में ज्यादा गहरा और परमानेंट राजनीतिक बदलाव लाता है? इस लेखक का तो बिल्कुल यही मानना है। आपको क्या लगता है? आज के हमारे इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस